हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। माय नेम इज़ कमलवीर। आज से हम एक नई वीडियो लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम प्रैक्टिस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। किसके लिए? यूजीसी नेट जेआरएफ डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ एग्जाम के लिए। आज की इस वीडियो में जो पेपर हमें जहां से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो 2012 का, जून 2012 का पेपर है और ये पेपर नंबर 2 है। लेट्स स्टार्ट। उस टाइम पे पेपर 2 और 3 होते थे। पेपर 1 तो आपको पता है जर्नल पेपर होता है। पेपर 2 में 50 क्वेश्चन थे, पेपर 3 में 75 क्वेश्चन थे। यानी कि सब्जेक्ट के ही, डिफेंस के ही 125 क्वेश्चन उस टाइम पे हुआ करते थे। तो आज की इस वीडियो में पेपर 2 के क्वेश्चन करेंगे 1 to 10। साथ में पैटर्न भी समझेंगे कि कैसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते थे। सबसे पहला क्वेश्चन है हु ओपाइंड, यानी कि ये किसका मानना है। इफ़ यू विश फॉर पीस अंडरस्टैंड वॉर, कि अगर आप चाहते हो शांति, पीस को एस्टेब्लिश करना, अगर आप देश में, विदेश में, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इफ़ यू वांट टू एस्टेब्लिश पीस यू हैव टू अंडरस्टैंड द वॉर। और अंडरस्टैंड वॉर का मतलब है कि वॉर क्यों होती है, उसके कॉजेज क्या है, रीज़न क्या है, कैसे कंडक्ट की जाती है, कैसे इसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो अगर खेल के मैदान में कूदोगे तभी तो उसके रूल रेगुलेशन सीख सकोगे ना। जोमिनी ने कहा ये, JFC फुलर, माओ से तुंग या BH लिडल हार्ट। तो ये किसका कहना था कि वॉर को समझो अगर पीस को एस्टेब्लिश करना चाहते हो। क्वेश्चन का आंसर क्या है? ऑप्शन डी। ओके, BH लिडल हार्ट। तो यहाँ से हमें एक चीज़ पता चल गई कि एग्जाम में कोट पूछे जाते हैं, डायरेक्टली स्टेटमेंट पूछी जाती है, तो हमें स्टेटमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए। अभी तो हम सिर्फ 2012 का पेपर करें, 2012 का। 2024 तक के, 25 तक के सारे पेपर हम क्या करेंगे, कवर करेंगे धीरे धीरे से, है ना। तो हमें पता चलता रहेगा कि एग्जाम में जब भी देखो ये स्ट्रेटेजिक थॉट है उसमें आता है, मेरे ख्याल से आपका ये यूनिट नंबर 2 है स्ट्रेटेजिक थॉट। तो उसमें ये सारे थिंकर आप पढ़ते हो। तो आपको भी ध्यान रखना है कि जब उन थिंकर के बारे में पढ़ना है तो थिंकर के बारे में एग्जाम में क्या पूछा जाता है, उनका कोट या स्टेटमेंट, तो वो हमें नोट्स में लिखनी और याद करनी है। इनके एक दो कोट और मैंने लिख के यहाँ पे रखे हैं। वो कहते हैं द प्रोफाउंडेस्ट ट्रूथ ऑफ वॉर, वॉर की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है। इशू ऑफ बैटल इज यूजुअली डिसाइडेड इन द माइंड्स ऑफ अपोजिंग कमांडर, नॉट इन द बॉडीज ऑफ देयर मैन। उनके मैन का मतलब सोल्जर्स। यानी कि ये कहते हैं कि वॉर होती क्यों है, क्यों नहीं होती, वॉर कैसे कंडक्ट की जाती है, वॉर से जुड़े जो सारे लीडरशिप के, आप कह लो कि जो डिसीजंस हैं, वो जो इलीट क्लास है वो लेती है। ठीक है, ओके, जो गवर्नेंस इलीट है वो लेती है, सोल्जर्स नहीं लेते। यानी कि इन्होंने ज़्यादा इंपॉर्टेंस उस इलीट को दी है जो डिसीजन मेकिंग करती है वॉर के टाइम के ऊपर। इसके अलावा ये कहते हैं द ओनली थिंग हार्डर देन गेटिंग अ न्यू आइडिया इन टू द मिलिट्री माइंड इज टू गेट एन ओल्ड वन आउट। वो कहते हैं सबसे बड़ी ये बात है, यानी कि मिलिट्री में अगर वो कह रहे हैं कि ये बात सबसे बड़ी है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि उनके दिमाग में कोई नई चीज़ को ऐड करना, उन्हें नई चीज़ सिखाना, कोई नई आइडियोलॉजी उनके अंदर डेवलप करने से भी ज़्यादा बड़ी बात ये है कि जो पुरानी चीज़ें हैं उन्हें किस तरीके से हटाया जाए। यानी कि लर्निंग से पहले अनलर्निंग जरूरी है और अनलर्निंग ज़्यादा, वो कहते हैं, हार्डर होती है। इन्होंने कौन सी थ्योरी दी है? इनडायरेक्ट अप्रोच की बात की, स्ट्रेटेजी ऑफ डेटरेंस की बात की। इनकी बुक है स्ट्रेटेजी द इनडायरेक्ट अप्रोच, इसके अलावा द रियल वॉर 1914 से 18। सेकंड क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग नोन एज द फादर ऑफ इंडियाज मिसाइल प्रोग्राम। तो ये तो इजी क्वेश्चन है, मेरे 2012 के हिसाब से बड़ा मुश्किल है, आज के टाइम के अकॉर्डिंग इजी है क्योंकि ये बात आपने कई बार सुन ली होगी अभी तो। APJ अब्दुल कलाम, राजा रमन्ना, अनिल काकोदर, विक्रम साराभाई। तो किसे कहा जाता है इंडिया का मिसाइल प्रोग्राम का फादर, मिसाइल मैन कहा जाता है? आप जानते हो ये है APJ अब्दुल कलाम। इन्होंने क्या कहा है? स्ट्रेंथ रिस्पेक्ट स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ रिस्पेक्ट्स स्ट्रेंथ एंड दिस इज ट्रू इन द वर्ल्ड ऑफ जियो पॉलिटिक्स एज वेल। यानी कि अगर आप पावरफुल हो तो ही आपको सामने वाला रिस्पेक्ट करेगा। यानी कि अगर आप सोवरेन हो और अपनी सोवरेनिटी को प्रोटेक्ट कर सकते हो तभी आपकी सोवरेनिटी की वो रिस्पेक्ट करेगा, अदरवाइज 1962 इंडिया चाइना वाली बात होगी। यू हैव टू ड्रीम बिफोर योर ड्रीम्स कम कैन कम ट्रू। यानी कि आपको सोचना समझना, मतलब आप इमेजिन करो कि मैं वो बनना चाहता हूँ, अगर आपके मन में हो कि मैं वो बनना चाहता हूँ, अगर आप ये सोच सकते हो तभी बन पाओगे। इनकी बुक का नाम है विंग्स ऑफ फायर इग्नाइटेड माइंड्स।
सो थर्ड क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टेकन एज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। तो इनमें से कौन सा नेशनल सिक्योरिटी का पार्ट नहीं है। तो ये वाला क्वेश्चन कहाँ से आया, ये थ्योरी वाला क्वेश्चन है ना। और नेशनल सिक्योरिटी की बात आ गई, मेरे ख्याल से ये सेकंड टॉपिक है आपके यूनिट 1 का। नेशन एंड स्टेट एक है, उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी का टॉपिक है, यानी कि यूनिट 1 का टॉपिक है ये, ठीक है, जितना मुझे याद है। सो ये भी समझते जाओ कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेशनल सिक्योरिटी वाला आपने कंसेप्ट पढ़ा है ना, टॉपिक पढ़ा है, तो उसमें पूछा जा रहा है कि नेशनल सिक्योरिटी में कौन सा फॉलोइंग इज नॉट टेकन एज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, यानी कि काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है। तो आर्म्ड फोर्सेस नहीं पार्ट है क्या, डिप्लोमेटिक सर्विसेज, इंटेलिजेंस सर्विसेज, एनजीओज। तो समझ गए कि हमारे नेशन की सिक्योरिटी का एक इंस्ट्रूमेंट क्या है जो हमें प्रोटेक्ट करता है। तो एनजीओज क्या है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर ये नॉन गवर्नमेंटल है तो नेशन और स्टेट का पार्ट तो गवर्नमेंट है ही ना, तो ये तो हमारा फिर पार्ट हो नहीं सकता कि नहीं, तो यही गलत है। मतलब ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही है, वैसे यही इंस्ट्रूमेंट नहीं है, बाकी 3 तो है। इजी क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन है, हु आर्ग्यूड डेट। तो फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले के पेपर में क्या क्या चीज़ें पूछी जाती थी, फिर से स्टेटमेंट आ गई, फिर से कोट आ गया कि ये किसका कोटेशन है। द सेंट्रल थीम ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस इज नॉट इविल बट ट्रेजिडी। ये कह रहे हैं कि इंटरनेशनल रिलेशन का सेंट्रल थीम इविल नहीं है, ट्रेजिडी है। यानी कि आप कह लो कि जैसे वो कहते हैं ना कि इंटरनेशनल सिस्टम एनार्की है, वो कह रहे हैं कि एनार्की का मतलब बुरा, मान के चलो कि वो बुराई नहीं है बल्कि ट्रेजिडी है कि उसे एनार्की बनना ही पड़ता है। वो वैसे एनार्की मतलब वैसे बुराई के फॉर्म में एनार्की नहीं है कि उसे बनना ही पड़ेगा। शिव जी है तो उसे फिर विध्वंस, अगर ये सही शब्द है, या डिस्ट्रॉय करना ही पड़ेगा क्योंकि वो उसका नेचर है। रॉबर्ट जर्विस ने कहा था, के सुब्रमण्यम ने कहा था, बैरी बुजान ने कहा, आर्नल्ड वॉफर्स ने कहा। देखो ये जब मैं आपको पढ़ाता हूँ तो आपको हमेशा ये चीज़ के बारे में बार बार कहता हूँ कि ये चारों का मेरे ख्याल से जितना मैंने आपको अभी तक पढ़ाया है कि आपके सिलेबस में, ठीक है, इन चारों का नाम कहीं भी नहीं है ना। तो ये चीज़ मैं आपको कई बार पहले भी समझाता हूँ जब पढ़ाते हैं कि आपको सिर्फ सिलेबस में जो नाम गिवन है सिर्फ वही नहीं, इन ये भी चीज़ें आपको याद करनी होंगी। इसलिए मैं आपको बाकी भी कई सारे स्कॉलर्स की बुक्स और कोट्स बताता रहता हूँ क्लासेस में, है ना। तो फिर ये बात किसने कही है, ऑप्शन देखते हैं, ए है कि बी है। ए है रॉबर्ट जर्विस, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। सो कोई भी ऐसा कोट क्लास में बताता हूँ या नोट्स में आप देखते हो तो वो जरूर लिखा करो। इनके कुछ और कोट भी यहाँ पे है, आप देख सकते हो। द सिक्योरिटी डायलेमा इज रूटेड नॉट इन ह्यूमन नेचर बट इन द स्ट्रक्चरल कंडीशन ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। वो कह रहे हैं कि सिक्योरिटी डायलेमा हमारे मन की उपज नहीं है बल्कि इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इस तरीके का इन्वायरमेंट क्रिएट करता है कि सिक्योरिटी डायलेमा बनता है, यानी कि ये रियलिज्म की बात हो रही है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्योरिटी डायलेमा से ही आ गया, ऑफ स्टेट्स कंटिन्यू ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। इसी क्वेश्चन आ गया कि सिक्योरिटी डायलेमा क्यों होता है। तो मिलिट्री पावर ऑलवेज अपीयर्स ऑफेंसिव टू अदर। दूसरे तो डरेंगे अगर हमारे हाथ में हथियार है, तो सिक्योरिटी डायलेमा होता है, क्या ये सही है। मिलिट्री पावर बिकम्स डिफेंसिव। स्टेट्स डू नॉट टेक स्टेप्स टू यूज फोर्स। स्टेट्स वांट इकोनॉमिक फ्रीडम। मेरे ख्याल से समझ ही गए होंगे कि नहीं, कि स्टेट्स वांट इकोनॉमिक फ्रीडम, तो फिर इसका सिक्योरिटी डायलेमा से क्या लेना देना है कि नहीं। डायरेक्ट तो कोई नहीं है, इनडायरेक्ट तो हो भी सकता है। स्टेट डू नॉट टेक स्टेप टू यूज़ फोर्स, कि वो फोर्स का यूज़ नहीं करना चाहते या नहीं करते, तो फिर सिक्योरिटी डायलेमा तो नहीं होना चाहिए, ये तो गलत है। वो डिफेंसिव दिखते हैं, नहीं होना चाहिए। ये है ना कि वो ऑफेंसिव अपीयर होते हैं, हमें लगता है कि उसने नए वेपन इन्वेंट किए, हमारे अगेंस्ट ही यूज़ करेगा, इसी को तो कहते हैं सिक्योरिटी डायलेमा। ए आंसर है। आप भी साथ साथ में आंसर किया करो। अच्छा चलते चलते एक चीज़ आपको बता दूं। पहली बात तो ये पूरी टेस्ट सीरीज़, मतलब ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी, बाकी सारे क्वेश्चन भी, टेस्ट सीरीज़ भी आप हमारी ऐप वेबसाइट पे जाके देख सकते हो। इसके अलावा अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो यूजीसी नेट, जेआरएफ डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ के लिए, तो आप हमारे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो हमारे ऐप और वेबसाइट के ऊपर जाके। सभी यूनिट्स के लिए वीडियो लेक्चर, नोट्स और एमसीक्यू हर एक चीज़ अवेलेबल है, आप जाके ऐप पे देख सकते हैं, और पेपर 1 के लिए भी है, ठीक है।
सो आप देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स हर एक जगह गिवन होता है, और ये नंबर आप जानते ही हो, इस पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। 6th क्वेश्चन है, हु आर्ग्यूड दैट जियो पॉलिटिक्स इज अ स्यूडो साइंस। तो देखो फिर से कोर्ट वाला क्वेश्चन आ गया। तो यानी कि 2012 में जो भी बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा स्टेटमेंट याद करके गया होगा उसी को नंबर आए होंगे। वो कहते हैं सूडो साइंस है जियो पॉलिटिक्स, यानी कि ये तो झूठ मूठ की साइंस है, कोई रियल साइंस नहीं है। बैरी बुजान ने कहा कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से भी ये जुड़े हैं। मैकाइंडर ने कहा था, मॉर्गेंथो या रेमंड एरन। तो ये किसने कहा था? देखो कई नाम तो बार बार आते हैं, आपको याद भी हो जाते हैं। जैसे मॉर्गेंथो का नाम रियलिज्म पढ़ते हैं, हर एक थ्योरी में आता है। रेमंड एरन का नाम भी आता है। मैकाइंडर आपने कितनी बार सुना होगा, बैरी बुजान भी। तो इनमें से किसने कहा था जियो पॉलिटिक्स एक सूडो साइंस है? लेट्स सी। तो ये मैकाइंडर नहीं कहा है, वो कह रहे हैं कि जियो पॉलिटिक्स क्या है, एक सूडो साइंस है। मैकाइंडर ने कुछ और भी बातें कही हैं। वो कहते हैं हु रूल्स ईस्ट यूरोप कमांड्स द हार्टलैंड। ये आप जानते हो उनकी हार्टलैंड की थ्योरी है ना। हु रूल्स द हार्टलैंड, जो हार्टलैंड को रूल करेगा वो वर्ल्ड आइलैंड को करेगा, ये आप जानते ही हो। तो ये तो काफ़ी फेमस कोट है। इसके अलावा वो कहते हैं कि मैन एंड नॉट नेचर इनिशिएट्स बट नेचर इन लार्ज मेजर कंट्रोल्स। वो कह रहे हैं कि जो भी चीज़ें इनिशिएट होती हैं, यानी कि स्टार्टिंग होती है, यानी कि कई सारी चीज़ें जो यहाँ पे बनी हैं आज के टाइम पे, यानी कि जिस तरीके से एक टैब के ऊपर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये टैब किसने इनिशिएट किया? नॉट नेचर इनिशिएट। नेचर ने ये बनाना शुरू नहीं किया था, ये मैन ने ही शुरू किया था। यानी कि ह्यूमन के पास बहुत पावर है, लेकिन बट नेचर इन लार्ज मेजर कंट्रोल, लेकिन नेचर भी बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल करता है जो हमारे कंट्रोल से बाहर होती हैं हमेशा ही। हार्टलैंड की इनकी थ्योरी है। जियो स्ट्रेटेजिक पाइवट के बारे में इन्होंने बात की, ये बहुत बार आता है। और इनकी बुक का नाम है डेमोक्रेटिक आइडियल्स एंड रियलिटी। और इसके अलावा द जियोग्राफिकल पाइवट ऑफ हिस्ट्री। तो आपने ये याद रखना है। यहाँ पे देखो ये कहा है कि जियो पॉलिटिक्स इज़ अ सूडो साइंस, लेकिन आपको पता है मैकाइंडर तो इसके बारे में इसको बल्कि प्रमोट करते हैं, इसी से जुड़ी उनकी थ्योरीज है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे मतलब ये क्वेश्चन गलत फॉर्म हुआ है। तो मैकाइंडर ने तो बल्कि इसके अगेंस्ट बात की, उन्होंने तो कहा कि ये रियल साइंस है। तो ये क्वेश्चन गलत है मेरे ख्याल से, तो इसको हम छोड़ते हैं। ठीक है, तो मैकाइंडर ऐसा नहीं कहेंगे, बल्कि मैकाइंडर इसके ऑपोजिट कहेंगे। वो कहेंगे ये रियल साइंस है, क्योंकि यही तो हार्टलैंड, जियो स्ट्रेटेजी, पाइवट, ये सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो ये तो जियो पॉलिटिक्स को बल्कि एक रियल साइंस मानेंगे। ठीक, तो 7th क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग प्रोपाउंडेड द ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट। तो ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट की बात किसने की? हेफोल्ड, मैकाइंडर ने, कार्ल होशोफर ने, रेड्जल ने, एस.बी. कोहेन ने। ये थ्योरी किसने प्रोपाउंड की है? तो इसके लिए सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, रेड्जल। ठीक है, ये आपने याद रखना है। रेड्जल के भी कुछ कोट मैंने लिखे हैं। स्पेस इज द मटीरियल प्रोजेक्शन ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल पावर, ये कहते हैं। इसके अलावा ये कहते हैं द स्टेट इज एन ऑर्गेनिज्म अटैच टू द लैंड विच डिराइव्स इट्स ग्रोथ एंड पावर फ्रॉम इट। यानी कि लैंड को इन्होंने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना स्टेट की जब भी बात होती है। तो ऑर्गेनिक स्टेट थ्योरी की इन्होंने बात की, लेब्रेंस्ट्रॉम की बात की, लिविंग स्टेट। इसके ऊपर तो पूरा मैंने एक वीडियो भी अपलोड किया है, वो भी आप देख लेना, लेबनस्ट्रॉम के बारे में। और टर्की, कई सारे जो अलग अलग आप कह लो कि इस तरीके के टर्म्स हैं उनके बारे में, तो वो भी देख लेना आप। ओके, तो 8th क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर ईयर्स की टू वर्ल्ड पीस वॉज इंश्योर्ड बाय डैश। तो कोल्ड वॉर का टाइम पीरियड चल रहा था, तो पीस उस टाइम पे इंश्योर कैसे हो रही थी? ठीक है, कोल्ड वॉर का टाइम आप जानते ही हो, रफली 1945 से 1991 तक। कुछ तो इसको 1917 से मानते हैं 1991 तक। तो इस टाइम पीरियड में जो पीस को इंश्योर क्या कर रहा था? होमलैंड सिक्योरिटी मैकेनिज्म, बैलेंस ऑफ पावर एंड कलेक्टिव सिक्योरिटी मैकेनिज्म, रीजनल सिक्योरिटी, कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी। देखो कई बार क्या होता है कि जो फैंसी वर्ड हैं हमें लगता है कि कुछ ना कुछ होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी जैसा कुछ आपने पढ़ा है, खुद से सोचो, नहीं देखा है। रीजनल सिक्योरिटी से रीजन की सिक्योरिटी होगी, लेकिन कोल्ड वॉर तो वर्ल्ड लेवल की वॉर है एक तरीके से, कि नहीं? तो वो तो नहीं काम आएगी। तो बात क्या है यहाँ पे? बैलेंस ऑफ पावर एंड कलेक्टिव सिक्योरिटी मैकेनिज्म।
1962 का आप कह लो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ, वो तो हुआ ही, लेकिन वो क्यों रिजॉल्व हो पाया? बैलेंस ऑफ पावर की वजह से। क्यों दोनों देश, क्यों ये कोल्ड वॉर ही रहा हमेशा, हॉट वॉर क्यों नहीं बना? इसी वजह से, बैलेंस ऑफ पावर की वजह से। वो डायरेक्टली कभी फाइट नहीं करते, प्रॉक्सी वॉर फाइट करते हैं। सो बी आंसर सही है। ये जो बैलेंस ऑफ पावर की सबसे पहले बात किसने की थी? थ्यूसिडाइडस ने। उनकी बुक है पेलोपोनेशियन वॉर। तो वहाँ पे उन्होंने सबसे पहले बैलेंस ऑफ पावर की बात की। उन्होंने कहा बैलेंस ऑफ पावर के लिए ही एक तरफ जो एथेनियन आप कह लो कि अलाइज है और दूसरी तरफ स्पार्टन अलाइज हैं, वो बैलेंस ऑफ पावर के लिए फाइट कर रहे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th। हु प्रोपाउंडेड द कंसेप्ट ज्योग्राफिकल पाइवट ऑफ हिस्ट्री? ये तो आपको पता, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया। अलेक्जेंडर दी सेवर्स्की, कार्ल वॉन क्लोजविट्स, हेफोल्ड मैकाइंडर, एल्फ्रेड डी मेहन। तो आपको पता ही है, ये तो मैकाइंडर है। सो ये भी ध्यान में रखो कि कौन से थिंकर को ज़्यादा पसंद करते हैं जो पेपर बनाते हैं। तो मैकाइंडर के वो कई क्वेश्चन उन्होंने यहाँ पे पूछे हैं, तो इनको हमें भी आप कह लो इम्पोर्टेंस देनी है। सो 10th क्वेश्चन, द राइज ऑफ फंडामेंटलिज्म इन अफगानिस्तान इज लार्जली ड्यू टू डैश। तो क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने देखा कि कोई भी सारे क्वेश्चन आप कह लो सिलेबस से ही आए हैं लगभग। ये वाला क्वेश्चन आप कह लो कि एक तरीके से जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है कि नहीं, कि फंडामेंटलिज्म बढ़ रहा है अफगानिस्तान में, क्यों? पॉवर्टी की वजह से, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म ऑफ इस्लाम, इलिटरेसी, पेस्ट्रोल इकोनॉमी। और ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, इसका आंसर आप खुद से बताना मुझे। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो यूजीसी नेट जेआरएफ डिफेंस एंड स्ट्रेटेजी स्टडीज़ के लिए, तो आप हमारे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं ऐप और वेबसाइट के ऊपर जाके। ऐप का नाम है अमन पाठशाला, वेबसाइट का नाम है amanpathshala.com। वहाँ पे जाइए, वहाँ पे वीडियो लेक्चर भी हैं, नोट्स भी हैं, इसके अलावा टेस्ट सीरीज़ हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी हैं जो आप खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो पूरी टेस्ट सीरीज़ है जिसमें हर एक टॉपिक के लिए 20 क्वेश्चन है। ओके, और अभी तो PYQ भी अपलोडेड है, तो PYQ आप डायरेक्टली हमारे ऐप पे जाके प्रैक्टिस कर सकते हो खुद से। ओके, वीडियो अच्छी लगी है लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना, कोई भी डाउट होगा लिख के मुझे पूछना, और ये नंबर भी है अगर आपको कुछ पूछना हो तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।